वेलकम टू डॉक्टर अफान कैसर पॉडकास्ट। मेरे साथ डॉक्टर सादिया हैं, मारूफ एस्थेटिक फिजिशियन है। अच्छा, पहला जो टॉपिक जो मेरे पास बड़ा फरमाइशी था, ख़वातीन और मर्दों में बालों का गिरना आम हो रहा है, हेयर फॉल आम हो रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो हम रीसेंट जो हमारा स्टीरॉयड इंटेक बहुत बढ़ गया है, या हम लोग जो गोश्त का इस्तेमाल और वो जो ऑर्गेनिक से हट के नॉन ऑर्गेनिक, और हम लोग नेचुरल्स पे नहीं रहे, डब्बे की चीज़ें इस्तेमाल, कुछ लोग इसको पानी से ब्लेम कर देते हैं, कुछ लोग नींद की कमी, स्ट्रेस से ब्लेम कर देते हैं। हकीकत क्या है? डॉक्टर सादिया, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफ़ान आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं पब्लिकली थोड़ी सी चीज़ें बता सकूं बाल लोगों क्यों को। गिर जाते हैं लड़कियों के, लड़कों के, और किस एज में गिरना शुरू होते हैं? आजकल तो यंग लड़के ही आजकल गंजे जो हो जाते जो मेरे पास पेशेंट रेशो आ रही है वो सारी, मतलब आप ये समझ लें कि 18 से स्टार्ट हो रही है और 25 तक। और ना सिर्फ हेयर लॉस है, वेट गेन बहुत ज़्यादा है। ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती आ रही हैं। फीमेल्स में तो इशू आ रहा है कि पीसीओएस बहुत कॉमन है, और मेल में डिफरेंट चीज़ें हैं, स्पेशली ऑनलाइन काम जो आजकल लोग लड़के बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेट नाइट सोना, और फिर जंक फूड का एक्सेसिव यूज़, ये सारी चीज़ें मिल के जो है ना हेयर लॉस का कॉज बन रही हैं। उसकी बेसिक एक मैं तरीका हमेशा अपने सारे पेशेंट से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, और यानी कि आपके थ्रू मैं ये मैसेज भी देना चाहती हूँ कि काइंडली आप लोग इस्लामिक रूल्स को फॉलो करें। अल्लाह ने जो असूल बनाया ना, रात को इशा के बाद सोने का और फजर के टाइम उठने का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर लाइफ। जब भी हम किसी भी इंटरनेशनल ट्रेनिंग में जाते हैं और बात करते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं हेयर लॉस को ट्रीट करने के लिए, अगर हमें उसके उस लेवल के रिज़ल्ट नहीं मिलते तो हमें एक ही जवाब मिलता है कि आप लोगों का लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी ऐसी चीज़ है, हमारा लाइफस्टाइल उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, लाइफस्टाइल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं क्या करूँगी कि आप लोग टाइम से सोएं और टाइम से उठें। जो रात की नींद है, अल्लाह ताला ने उसका एक साइकिल बनाया। और मैं ये कहती हूँ कि इस्लाम इज़ नॉट अ रिलीजन, इट्स अ साइंस। ठीक है, तो जो हमारे जब हम 5 घंटे डीप स्लीप सो जाते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट करता है, और फिर वो बॉडी को मैसेज देता है कि नाउ आई एम फ्री, और आप अपना केमिकल रिएक्शन करें, जिससे हमारे हार्मोन्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक तरह से काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें साथ लेके चलनी है। जब हम हार्मोनल इम्बैलेंस में जाते हैं, उसकी वजह से पूरी बॉडी का जो सिस्टम है वो सारा दरम बरम हो जाता है, बॉडी को खुद समझ नहीं आ रही होती। डॉक्टर सादिया, ये बताएं कि लोगों को इश्यूज ये हो रहे हैं कि उन्हें रातों को काम करना पड़ता है। अब जितनी भी फ्री लांसिंग इंडस्ट्री है वो तो काम ही रातों को करती है, लेकिन लड़के भी गंजे हो रहे हैं, लड़कियां भी गंजी हो रही हैं, उनके बाल गिरी जा रहे हैं। दे हैव नो अदर अल्टरनेटिव कि वो दिन को, क्योंकि टाइम जोन मिसमैच करती है अमेरिका और यूके वगैरह के साथ, जहाँ से भी ये लिंक काम कर रहे होते हैं। तो अब नींद की ड्यूरेशन, अब हम इन्हें ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ रात को, जो लोग अपना स्लीप वेक साइकिल बेहतर कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए, लेकिन हाउ दे कैन, ऑनलाइन फ्रीलांसर्स के लिए स्पेशली मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि वो कैसे इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। डॉक्टर फानिस पे मैं ये कहूँगी कि एक तो जो जितना भी वो सोएं, फिर वो डीप स्लीप हो। ठीक है, डीप स्लीप, अब बहुत सारे लोगों को पूछते हैं जिनका जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब है। वो क्यों डिस्टर्ब है? क्योंकि विटामिन डी कभी टेस्ट ही नहीं होते, चीज़ें, थायराइड कभी चेक ही नहीं होता, सीरम फेरेटिन लेवल कभी चेक ही नहीं होता। मतलब हम लोग, पेशेंट आते हैं रूटीन में, मैंने बहुत आम प्रैक्टिस देखी है, पेशेंट आ गया जी हेयर फॉल के साथ, पीआरजीएफ कर दो, पीआरपी कर दो, एक्सोम्स कर दो, थ्रेड्स कर दो, लेकिन उसकी कॉज तो रूल आउट कर लें, थोड़ा सा होमवर्क तो कर लें। तो विटामिन डी और फेरेटिन लेवल जो है वो सही काम करेगा, तो हमारी जो जितना भी वो सोएंगे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट तो ज़रूर आएगी ना साथ में। तो जब वो चीज़ें बेहतर होंगी तो हेयर फॉल रिड्यूस होगा, और दूसरा स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। विटामिन डी और जो सीरम फेरेटिन लेवल है डायरेक्टली रिलेट कर रहे होते हैं आपके स्ट्रेस लेवल के और साथ। वज़न कम करें, जंक फूड का। डेफिनेटली जंक फूड तो अजाब है, और वज़न स्ट्रेस का कितना रोल है बाल गिराने बहुत में? ज़्यादा। आप खुद एक्सपीरियंस करके देखेंगे, जिस दिन आप स्ट्रेस्ड हैं उस दिन सुबह उठेंगे तो लग रहा होता है यार बाल हाथ में आ रहे हैं। तो मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा ही है। तो इस वजह से स्ट्रेस मैनेज तो बहुत। अच्छा, ये बताएं कि हम बहुत ज़्यादा इस पर परेशान रहते हैं लोग कि हम, अब हेयर फॉल तो हो रहा है, अब तरह तरह के मार्केट में ऑयल्स भी हैं, बड़े महंगे ऑयल्स भी हैं। यहाँ शाहरुख ने आलम के दरबार पे तो लोग पीछे जाके टिंड भी रगड़ आते हैं मुल्तान में, पता नहीं उससे कितने बाल आते हैं कितने नहीं, ये भी आप भी कमेंट करके बताइएगा। मैंने देखा है वो एक स्पॉट बना हुआ है, आप शाहरुख ने आलम के दरबार चले मेरे साथ, इधर मुल्तान में पीछे एक स्पॉट बना हुआ है जहाँ लोग सर रगड़ते हैं बाकायदा आके, अच्छा, मुझे ताकि नहीं बाल आ मेरे लिए जाए। बड़ा नया। माइनॉक्सिडिल से भी ज़्यादा इफेक्टिव है उनके मुताबिक ना। तो
तो मुझे ये बताएं कि अब जिनके हेयर फॉल हो रहा है क्या स्टेप वाइज पैटर्न, सीधा हेयर ट्रांसप्लांट पे चले नहीं, जाएं? हेयर ट्रांसप्लांट जो है ना बिफोर 40 इंडिकेटेड ही नहीं है बेसिकली, नहीं कराना चाहिए। नहीं कराना चाहिए, 40 साल की उम्र से पहले ट्रांसप्लांट ना कराएं। ना कराएं। अब बहुत इसमें सारे बहुत औरत एस्थेटिक्स वाले आपसे नाराज हो जाएंगे। नहीं अच्छा चलें, क्या कराएं? उनकी दुकान बंद हो जाएगी ना। PRGF कराएं, ठीक है। और अब तो डिफरेंट चीज़ें आ क्या गई है हैं। PRGF क्या है, प्लेटलेट रिच ग्रोथ फैक्टर। कैसे होता है ये, और इस पे खर्चा कितना आता है? खर्चा तो डिपेंड करता है ना, आप किट का लेवल क्या है, आप किस ब्रांड का आगे स्टेम, मतलब अब PRGF को भी मैं अकेले काउंट नहीं करूँगी। अब तो एक्सोसोम्स आ गए हैं, स्टेम सेल आ गए हैं, डिफरेंट तरह की और चीज़ें आ गई, थ्रेड्स आ गए हैं। मसला हमारा ये कि हमने कोलेजन थ्रेड्स प्रोडक्शन, सर में डल जाते हैं? हाँ जी, कोलेजन थ्रेड्स डल कोलेजन जाते हैं, उस क्या रिजल्ट्स हैं, क्या बहुत अच्छे हैं। सबसे बेस्ट कौन सा है? अभी जो सबसे बेस्ट है स्टेम सेल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और स्टेम सेल की ही मॉडिफाइड फॉर्म जो है एक्सोसोम्स हैं, उनके तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं। They are लेकिन मुझे costly? पर्सनली ऑनेस्टली मेरे पास तो PRGF के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं, और प्लेन स्टेम सेल लगा एक सेशन पे PRGF के अगर कोई मुनासिब किट यूज करें, घटिया ना करें, नहीं पता लगता ना अब ये। अच्छा ये बड़ा मैटर करता है एस्थेटिक्स की क्वालिटी। ये जो अभी मैंने आना है उन पार्लर वालियों के पास, बाजियों के पास जो धंधा करती हैं इसकी आड़ में, लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ पार्लर वाले हजरात ऐसे भी हैं जो या तो डॉक्टर का टैग यूज़ कर लेंगे, सिटिंग क्वैकरी बहुत ज़्यादा है एस्थेटिक्स में। तो इसमें याद रखें कि हर बंदा सही मटेरियल यूज़ नहीं कर रहा। तो ये बताएं कि एक तो घटिया क्वालिटी मटेरियल होता क्या है, इसे घटिया क्वालिटी मटेरियल में ना ये अभी बहुत मतलब एक वाइड डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन मैं उसे मुख्तसर करके कहती हूँ कि इवन जो साइंटिफिक मशीन है ना उसकी क्वालिटी भी मैटर कर रही होती है, कि हमने प्लाज्मा बहुत ज़्यादा हीट अप नहीं होने देना, उसको मेंटेन रखना है उसका टेम्परेचर, और ये सारी चीज़ें उसकी कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा ये है। बंदे का अपना प्लाज्मा लगता जी है? जी, अपना अच्छा। प्लाज्मा। तो उसको जो मेंटेन जो सही बनाने वाली मशीन है वही 75 लाख की है, 75 लाख की? कम से कम। तो ये आम पार्लर वाले 10-20 PRGF कैसे हज़ार कर रहे हैं? वाली वो रूटीन की साइंटिफिक मशीन है, उसी पे किए जा रहे हैं, और बस फिर रिजल्ट भी तो ऐसे ही है ना। कंप्लेन देखें कितनी है। मैं आपको प्लेन PRGF करके देती हूँ, अल्लाह का करम होता है, शिफा तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन ये है कि जब नीयत से और अच्छी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं ना, तो फिर मैं पेशेंट आता है मेरे पास, मैं कहती हूँ यार अच्छी चीज़ लगवाओ, क्योंकि लगवा के आप परेशान नहीं होगे, लगा के मैं परेशान नहीं हूँ। मैं शोर शॉर्टों के रिजल्ट आएगा, मुझे घर जाके जितना मैं काम कर रही हूँ बस उतनी देर काम एक करी ना, उसके बाद PRGF अच्छा जो किट वाला सेशन है नॉर्मली कितना चार्ज कर जाता है पेशेंट को? मेरा ख्याल है 13,000 से प्लस ही जाएगा। 14 हज़ार से हाँ, प्लस ये उसकी एक सेशन बेसिक होगा। चीज़ें जो आती हैं वो, मतलब जो उस पे एक्सपेंस आ रहा है एक्सपेंस, उसमें- लेकिन जब एस्थेटिक फिजिशियन की कॉस्ट शामिल तो होगी फिर तो तकरीबन definitely 30-40 हज़ार का एक सेशन, नहीं इतना नहीं, मतलब 15 तक कर लें, 15 to 20 की रेंज में अच्छी आपको यानी services 20 मिल हज़ार में आपका एक अच्छा PRGF होगा। और ये जो एक्सोसोम्स के सेशन है मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोगों के कॉमन क्वेश्चन है, बेसिकली ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो आपके डाले जाते हैं सर में, इंजेक्शंस की फॉर्म में लगते हैं, जिससे आपके हेयर फॉलिकल्स भी ग्रो करते हैं, आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स भी ग्रो करते हैं, और आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं जब गंजपन आपको शुरू हो जाए, लड़कियों को भी लड़कों को भी। तो एक एक्सोसोम्स का सेशन यूजली लोग 80,000 से 1 लाख तक एक सेशन का चार्ज कर लेते हैं। तो इसमें भी वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मैटर क्वालिटी करती ऑफ है? प्रोडक्ट और ब्रांड बहुत मैटर कर रहा होता है इसमें। और अच्छा। मैं पेशेंट को हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आप अच्छे ब्रांड का लगवाएं, क्योंकि ब्रांड वही बात है कि अच्छा ब्रांड कभी रेडी की पे तो नहीं मिलता, अवेलेबल ही नहीं होता। तो जब ब्रांड पैसे लेता है ना वो डिलीवर कर रहा होता है। सही। तो महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। मैं इसलिए ये सारी बातें नहीं करी कि ये सोचा जाए कि मैं शायद प्रमोट कर रही हूँ महंगाई को, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं एस्थेटिक में लोग आते हैं वो, मतलब मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल एक वाइल जो है वो 50K की है, 50,000 की, इवन देन वो इंसिस्ट कर रहा होता है कि इसको मैं 25 में या 30 में लगा दूँ। तो मैं अब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मैसेज देती हूँ कि यार ये ह्यूमन नेचर है कि आप अपनी जेब से तो किसी को नहीं लगाएंगे ना, जितना मर्जी आप सियाने हो जाए, ठीक है। प्राइस टू प्राइस भी हम बहुत सारे पेशेंट्स के साथ चलते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हमें देखना चाहिए कि यार कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं आपसे बहुत ज़्यादा निगोशिएट करूँगी प्राइस के मामले में तो आप क्वालिटी कम कर देंगे। इट्स ह्यूमन नेचर मेरे ख्याल में। कोई भी अपनी जेब से क्यों लगाएगा? आप उसके कज़न तो हैं नहीं, यही कह सकती हूँ, फुप्पी के पुत्र तो है फूफी नहीं। के पुत्र तो हैं। अच्छा, ये हमारी कौम ने 2 तेलों के बड़े फ़ायदे निकाले हैं। एक सांडे का तेल, वो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। दूसरा सरसों का तेल। जहाँ तेल नहीं भी डलता वहाँ ये सरसों डालते हैं, और अगर इनका बस चले तो ये अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में भी सरसों का तेल डाल लें। बाकी आपको सरसों के तेल के इस्तेमाल पता है, लेकिन यहाँ हम सर के बालों पे बात कर रहे हैं। ये जो सर के बालों पे जो सरसों का तेल लोग इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली ये माएँ, और ये जो कौड़ा तेल है जिसे कड़वा तेल कहते हैं, ये हेयर फॉल कितना रोकता है? ये जो देसी टोटके हैं कौड़ा तेल डालने के,
कि शोहरों को बेगमात से मुतनफ़र करने वाला तेल जो है वो वो कितना इफेक्टिव है हेयर फॉल कम करने डॉक्टर फान कौड़ा तेल वाला तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सरसों का तेल मैं ये समझती हूँ कि वो जब चंपी कर रही होती है ना, मदर्स या वाइफ्स दोनों कह सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब हम मसाज कर रहे होते हैं सर का, तो ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है। ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है तो बाल हेल्दी होते हैं, ठीक है, और थोड़ी सी नरिशमेंट भी मिलती है। आई एग्री विद दिस। लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट ये है कि जब नहाना है ना उससे पहले लगा लो। भाई पहले सर में इतनी इम्प्योरिटीज़ हैं, ऊपर से आप लोग तेल मल लेते हो तो वो और ज़्यादा मतलब आप फॉलिकल्स को जो है ना वो ब्लॉक डैमेज कर रहे हो। करता है। हाँ, तो ये ना करें। अगर आपने ऑयलिंग करनी है तो साफ़ सुथरे सर में करें। और डेंड्रफ वाला पेशेंट जो आता है, पहले ही फंगस है, उसके ऊपर तेल लगे हो रहे हैं, तेल लग रहे हैं, वो मज़ीद अग्रेसिव हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ये थोड़ा सा हमें पब्लिकली इसको ना अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ कब जाना चाहिए? आफ्टर 40। 40 साल के बाद। और व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट? देयर आर मैनी, इतने तजर्बे, कोई फ्यू कहता है, कोई पता नहीं क्या कहते हैं, कोई समझ आता है, कोई ये मेथड है। हेयर ट्रांसप्लांट का कौन सा मेथड बेहतरीन है? हेयर ट्रांसप्लांट में अभी तक जितने भी सीनियर कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका जो मैंने ओपिनियन सुना है या मैंने खुद भी उसको एक्सपीरियंस किया है, तो पैच और एफयूई यानी जो हम अलग-अलग जड़ लेते हैं वो, और एक पूरा पैच लेते हैं, वो दोनों को मिक्स करके जब लगाया जाता है ना तो रिजल्ट 100% आते हैं। लेकिन एक और बात है कि लोग हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी केयर नहीं करते। बहुत सारे लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट फेल भी होता है, इसलिए कि आप पेशेंट को प्रॉपर गाइड करें कि इसको बाद में भी आफ्टर केयर करनी है। अच्छा, बाद में क्या किया? आपकी ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। 1-2 सिटिंग्स PRGF की या PRP की आपको अच्छी नस्ल की साथ लेनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि अगर मेरा एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप पीछे से एक पौधा उखाड़ रहे हो और उसको आगे लगा रहे हो अगली स्किन में। अगर अगली स्किन में आपकी जो स्कल की स्किन है उसको ब्लड सप्लाई पहले ही बहुत अच्छा है, तो बाल गिरते क्यों? ब्लड सप्लाई आप 0 पे करके खड़े हैं और पीछे से पौधे उठा के मतलब एक फसल लगाने जा रहे हैं ना, तो पहले ज़मीन तो तैयार करें फिर उसको लगाएं, तो रिजल्ट्स विल बी वेरी गुड। अच्छा, बाल जो है पीछे से लेते हैं? हाँ जी, पीछे से बाल लेंगे और उनको क्योंकि आगे। ये डोनर एरिया होता है हम सब सही लोगों का, ठीक है। कि आप देखें ना कि जो भी गंजापन होता है सिर्फ यहाँ यहाँ पे से होता आता है, है, हाँ। यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता। तो इसको हमने लेके चलना है। अच्छा, ये बताएं कि अब हेयर ट्रांसप्लांट और ये सारे प्रोसीजर्स पाकिस्तान में, अब यू डू नॉट नो हु इज़ ऑथेंटिकली डूइंग इट। फिर वही सवाल करूँगा कि एथिकली और मॉरली ये करना किसको चाहिए? हर कोई तो शुरू हुआ है, मैं बहुत सारे नॉन डॉक्टर्स को जानता हूँ जिनका MBBS से ताल्लुक़ नहीं है, दे आर डूइंग बाकायदा हेयर ट्रांसप्लांट। और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, खुदा के लिए पकड़े उन्हें जाके, यू हैव टू स्टॉप देम। और पार्लर वालियों को भी स्टॉप करें, ये जो एस्थेटिक जगह जगह सोनी सोनी टिकटॉकर्स 2-3 ग्लैमर मारती हैं टिकटॉक पे, और फिर ठरक ठरकी ठरकोला, फिर जो मर्द हजरात होते हैं वो वहीं नीचे लेटे होते हैं, कोई पता नहीं वो टीका कौन सा कहाँ वाड़ रही हैं, और आप अपनी स्किन पूरी उनके सामने रख देते हैं। एंड दिस इज़ समथिंग विच विल डैमेज यू टू डिवास्टेशन। तो अच्छा, इसमें ना मैं एक बात कहूँगी, एक बहुत ही सीनियर कंसल्टेंट थे, एक ट्रेनिंग के दौरान, कॉन्फ्रेंसेस जैसे होती हैं उसके दौरान किसी ने उनसे सवाल किया कि वाई आर यू गिविंग ट्रेनिंग टू MBBS डॉक्टर्स। तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि जो असिस्टेंट्स हैं डॉक्टर्स के, इवन वो उन्होंने ये काम पकड़ लिया कि वो लोगों के घरों में जाके फिलर और बोटॉक्स कर रहे हैं। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की आई साइट चली गई और डिफरेंट तरह की अच्छा, फिलर बोटॉक्स से आई साइट भी चली जाती है? बिल्कुल चली जाती है। फिलर गलत लग गया तो चली जाएगी। तो वो ये चीज़ें करे, तो उन्होंने कहा एटलीस्ट ये लोग कुछ पढ़े लिखे तो हैं ना, तो इसलिए मैं इसको इतना ज़्यादा फैला रहा हूँ, या जो भी उसको कह लें कि ट्रेनिंग कर रहा हूँ कि कम से कम लेवल MBBS तो होना, बाकी चीज़ें तो बाद की बात। तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि जिससे हम काम करा रहे हैं उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसे कितना अरसा हो गया है। और दूसरा, एक ना लोग इसलिए भी आए जा रहे हैं, ये फील्ड आपकी डिवोशन मांगती है। इट्स नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ पैशन। अगर आप में पैशन है देन यू शुड कम। क्योंकि ये मैं जितने लोग नए आ रहे हैं सीखने के लिए, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं पता नहीं पैसा बहुत है इसमें। नहीं, इसमें मेहनत भी बहुत है। पैसा ऑलवेज कम विद मेहनत। एक जो एक्सोसोम्स आ रहा है फॉर एग्जांपल, और मार्केट में कितने ब्रांड हैं, आपकी उसके ऊपर पूरी रिसर्च होती है, स्ट्रगल होती है, कई रातें आप जागे हुए होते हो, कई लोगों को आपने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसीजर दिए होते हैं कि यार मैं देखूं मुझे किस प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा है, और पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी भी कर रही होती हैं। ये सारी चीज़ें मेंटेन करके हम एक अच्छा प्रोडक्ट जो है ना वो इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं। और डेफिनेटली जिस प्रोसीजर को हम ओन कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं ना तो ओन कर रहे हैं, तो ओन करना किसी भी चीज़ को आसान नहीं होता, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके पीछे कई रातों का, मैं ये कह सकती हूँ कि एफर्ट होती है, कई लोगों की एफर्ट होती है। डेफिनेटली। गली गली में शोर है और हर जगह बैठा चोर है।
व्हेन इट कम्स टू एस्थेटिक्स, गली गली में पार्लर्स खुले हुए, जहाँ कोई डॉक्टर नहीं बैठा, एक टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर बनती है और टशन दिखाती है, वही पहले बीगो लाइव पे थी, उसके बाद 4 फॉलोअर बन गए। ये वाला काम है बीगो लाइव या टिकटॉक लाइव वाला, मैं इसको ऐसे ही कहता हूँ कि ये अगर यहाँ ना होती हैं ख़वातीन, तो ये स्टेज पे रातों को जो डांस करते पाए जाते हैं अफराद, ये वही हैं और कोई नहीं है। इनको अब डिजिटल मीडियम मिल गया, ये डिजिटल तवाइफ गिरी है। अब होता क्या है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये पहले मेकअप, अब क्योंकि अब मेकअप किटें बेचना और फूड व्लॉगिंग करना और ये सारी और इसकी आड़ में देयर इज़ एन इंडस्ट्री। आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू जो भी मुझे सुन रहे हैं, देयर इज़ एन इंडस्ट्री वर्किंग बिहाइंड इट। इंडस्ट्री कौन सी है? शीशा, ड्रग्स, चर्स, शराब और बेहयाई, मसाज पार्लर्स, दे आर कॉमन और एस्थेटिक्स की आड़ में चल रहे हैं। एक कॉस्मेटोलॉजी पार्लर खुलता है सामने, एस्थेटिक्स पार्लर खुलता है, लेड बाय सम सो कॉल्ड फेमस टिकटॉकर और समथिंग। उसको कवरेज होती है बड़ी बड़ी काली फॉर्चूनर्स की, और वो किन किन के पास है वो उंगलियों पे गिन लें, ठीक है। एंड देन होता ये है कि उस धंधे को प्रोटेक्शन हासिल होती है, क्योंकि उसकी आड़ में वो सब अयाशगिरी चल रही होती है, अयाश मकड़ों की। आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स बिकॉज दिस इज़ हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, और ये वही हैं जो आपके घर में बैठी आपकी बेटी को भी ख़राब कर रहे हैं। तो ये जो एस्थेटिक्स की आड़ में ये सारा धंधा चल रहा है, नो बॉडी इज़ लुकिंग आफ्टर इट। ये एक क्वालिफाइड एस्थेटिक फिजिशियन को कितना मुतासिर कर रहा है? मेरा ख्याल है कि बहुत पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तब क्योंकि लोगों को इतना हाव नॉलेज नहीं था एस्थेटिक के बारे में ना। अब लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, जो एस्थेटिक को समझते हैं ना, अब लोग घर से पढ़ के आ रहे हैं, जो एक क्लास है, जो पढ़ी लिखी लोग हैं, मैं ये समझती हूँ, उनमें ये चीज़ें नहीं हैं। उन्हें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं एंड वी हैव टू पे फॉर दिस एंड दैट। मतलब मैं ये मतलब इसमें मैं कहूँगी कि सोसाइटी मैटर करती है, इसमें आपकी तरबियत मैटर करती है, एजुकेशन लेवल हमारा बहुत मैटर करता है। तो हमारा एक इशू ये भी है कि हम डिग्रियां तो प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने बच्चों को तरबियत नहीं कर रहे। हमें तरबियत करनी चाहिए ताकि अगर वो जिस जगह जाएं और उनको भी पता हो। और थोड़ा सा तवक्कल की भी कमी है ना, जो हम इस तरफ चले जाते हैं, ये लाइक जो बातें आपने भी की हैं कि जो मेरा नसीब है वो मुझ तक जल्दी के चक्कर में, हाँ, जल्दी के शॉर्टकट कोई वो नहीं होता, वो जितनी जल्दी ऊपर जाता है ना, एक्चुअली ये काम खराब किया है आईफोन 16, 14 की, 15 की दौड़ने, और अब दे वांट टू गेट मटीरियलिस्टिक थिंग्स वेरी रैपिडली। हालांकि मैं ये समझती हूँ कि एक टाइम आता है जब जिसे मेच्योरिटी कहते हैं, कि आपको खुद ही समझ आ जाती है कि किसी ने मेरी रिस्पेक्ट करनी है ना, तो उसने मेरी शख्सियत की करनी है। अगर किसी ने मेरा पर्स, जूता या ड्रेस देख के करना है, तो नो नीड टू हैव रिलेशन विद हिम। मतलब फिर तो मटेरियलिस्टिक बंदे से क्या ताल्लुक़ रखना, कभी भी नहीं, होना ही नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन इनको भी पता होता है ना, एक्चुअली देखें, इट्स अ मनी गेम। ये जितना भी कुछ है, द मोर ब्यूटीफुल दे लुक, इनमें इमोशन से मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना। अब जो ऑल ये जो धंधा चल रहा है जिसमें ऑब्वियसली सेक्सुअल प्रोस्टिट्यूटिज्म भी इन्वॉल्व है, तो अल्टीमेटली तो वही एंड गोल है। उसमें कहीं भी स्पिरिचुअलिटी या रूहानियत इन्वॉल्व नहीं है, वो इन्वॉल्व ही जिस्म अजसाम का कारोबार है। मैं फिर वहीं घूम के आऊँगा कि इनको कवर मिल जाता है कि ये तो जनाब एस्थेटिक्स का सैलून है या एस्थेटिक्स का पार्लर है, एक बड़ा ही ग्लैमरस लुक मिल जाती है, लेकिन पीछे वही टैटूज़, वही क्लब पार्टियाँ, वही डांस पार्टियाँ, दे आर वेरी कॉमन इन वेरी पॉश सेक्टर्स ऑफ ऑल द सिटीज़, स्पेशली इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, वेरी कॉमन। और ये उन्हीं बड़ी बड़ी रिहायशी कॉलोनियों में जो फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, वहाँ तो ये बहुत ही कॉमन है। लेकिन मुल्तान जैसे शहरों में और बाकी गुजरांवाला और दीगर भी, देयर आर मल्टीपल रिपोर्ट्स। और ये मैं खुद इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आई एम इन ए पोजिशन वेयर आई सिट विद पीपल हु वर्क फॉर ऑल द ईयर्स एंड दे टेल अस ऑल दिस, दे मूव अमंग्स दीज पीपल, दे लुक आफ्टर दिस एंड दे नो कि ये हो रहा है। मैं फिर यही कहूँगा कि हम इस बिगाड़ को कैसे रोक सकते हैं, बिकॉज इसमें देखें मर्जर हो रहा है पार्लर का, मेडिकल की एक फील्ड का, एंड देन दैट धंधा। इसमें यही है ना डॉक्टर फ़ान के जो हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, उन्हें थोड़ा सा एक्शन में आना चाहिए कि वो रेगुलेट करें चीज़ों को, ठीक है। बाकी अवेयरनेस सिटिंग्स होनी चाहिए लोगों के साथ कि एस्थेटिक है क्या, एस्थेटिक का गलत इस्तेमाल तो ना करें, मैं ये कहूँगी, ठीक है। गलत मॉरली गलत मॉरली इस्तेमाल। गलत आपको नहीं लगता कि ये सब इनको पता है? पता है, एंड दे आर वेरी पावरफुल पीपल। यस, आई नो दैट। दे आर प्रोटेक्टेड बाय वेरी पावरफुल पीपल। अच्छा, मुझे बताएं, एस्थेटिक्स प्लास्टिक सर्जन का पेशा है, ये डरमा वालों का पेशा है,
ये रेडियोलॉजिस्ट का पेशा है या एक MBBS डॉक्टर जो अच्छा जिसकी ग्रिप हो, ये उसका पेशा है, या ये पार्लर वालियों का पेशा है? ये पेशा है किसका? हु ओन्स एस्थेटिक्स? अच्छा, इसका मैं यही रिप्लाई करूँगी कि डॉक्टर फ़ान इसमें स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है, मैं यही कहूँगी। और पार्लर वालियों को ये मैं उनके अगेंस्ट नहीं बोल रही, उनकी रोज़ी रोटी है, बिल्कुल उनका एक अपना फील्ड है। अब वही बात है कि आप मतलब जूता सीने वाले बन जाओ लेकिन उसके उस्ताद बन जाओ। आपको अपने काम में इतना परफेक्ट होना चाहिए। अगर वो मेकअप आर्टिस्ट हैं तो दे शुड बी परफेक्ट इन देयर मेकअप, बजाय इसके कि वो इधर उधर वो कहीं की भी नहीं रहती। फिर मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जो ये मैंने पहले भी कहा है कि इट्स अ पैशन। अगर पैशन है और स्किल अच्छे हैं तो यू शुड डू दैट। अच्छा, पार्लर्स में जो ब्लीच और इसका इस्तेमाल करके जो चेहरे उजाड़ दिया जाता है, स्किन उड़ा दी जाती है, उसका कोई रिवर्सल फिनोमिना भी है एस्थेटिक्स के मैं पास? सिंपली एक बात पब्लिकली अनाउंस करना चाहती हूँ कि खुदारा ब्लीच लगाना बंद कर दें। जितना ये आप अपने, मैं एक तो चीज़, गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, वो ठीक कैसे होगा सारा कुछ? अच्छी स्किन इज़ ब्यूटी, अच्छी स्किन इज़ ब्यूटी, बजाय इसके कि आप पिगमेंटेशन और वो जो ब्लीच 15 दिन बाद उतर रही होती है और वो जो मंकी फेस आप लोग लग रहे होते हो, तो उससे तो बेहतर है ना। थोड़ी देर के लिए तो गोरी हो ही जाती है। उसका क्या करना है? अच्छा, मुझे ये बताएं, नहीं फ्रैंकली ये जो नहीं देखिए, आप मेरे पास खवातीन आती हैं, भाई हमने तो अबाया, PTV पे वही देखी थी जो ब्लीच क्रीमों की मशहूरियां आती अबाया थी। में भी आती हैं। तो मैं उनको ये बात करती हूँ कि इस अबाया का कपड़ा थोड़ा मोटा होता है कि इस कपड़े पे एक ही जगह 2 से 3 बार आप ब्लीच लगाएं तो इसमें भी सुराख हो जाएगा, और आप अपने मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन पे अप्लाई किए जा रही हैं हर 15 दिन बाद, हर 15 दिन बाद। बस मेरी समझ से बाहर है कि मुझे चिट्टा होना है। ये हमारी ना, मतलब क्या कहें, स्किन सोसाइटी बर्न हो जाती है उससे, ब्लीच से? अमोनिया है ना। क्या अच्छा, ब्लीच से या पार्लर से जो बिगड़ा हुआ चेहरा होता है इसको ठीक किया? रिवर्स हो जाता है। रिवर्स हो हाँ, जाता लेकिन है? एफर्ट चाहिए उसके लिए, पैसा भी बहुत लग जाएगा। पैसा भी लग जाता है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ एक बहुत ही और कॉन्सेप्ट मुझे याद आ गया रिलेटिवली, कि जिनको एक्नी है वो लोग कहते हैं मॉइस्चराइज नहीं करना हमने स्किन को, क्योंकि उससे अच्छा। एक्नी होता है। तो मैं उनको ये ज़रूर कहूँगी कि सीबम कंट्रोल वाले बहुत सारे मॉइस्चराइज़र आते हैं, मॉइस्चराइज़र ज़रूर आपकी डेली रूटीन में शामिल होना चाहिए, और स्पेशली जो लोग बहुत ज़्यादा ब्लीच करते हैं। क्या गलत बोटॉक्स और फिलर लगाया किसी को अंधा कर सकता है? और ये जो इतना बोटॉक्स और फिलर आम हो गया है, ये किससे लगवाना चाहिए? क्या हर कोई ये लगा सकता है? नहीं, फिलर और बोटॉक्स के लिए स्पेशली जो है ना, आपको कम से कम बंदा जो है ना वो MBBS ज़रूर हो और उसको स्किल्ड आते हो। स्किल बहुत मैटर करता है इसमें, ठीक है। नर्व में लग जाए, कहीं लग जाए तो डेफिनेटली आपकी आईसाइट भी चली जाती है, पिटोसिस हो जाता है, बहुत सारे और लोगों के मुंह टेढ़े हो जाते हैं। मुंह टेढ़ा हो जाएगा? मुंह टेढ़ा हो जाता है। अभी सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई हुई है एक पोस्ट, डॉक्टर्स की ग्रुप में बड़ी वायरल हुई हुई है। तो ये सारी चीज़ें, इवन मेरे पास, मैं नाम कोड नहीं करूँगी, पोस्ट PRGF पेशेंट आया जिसकी आई स्वेल्स हुई हुई थी 1 वीक से। पोस्ट PRGF या PRP जो भी हुआ, ठीक है। वही बात है कि नाम डॉक्टर्स के यहाँ का टेक्नीशियंस रहे हैं, तो नतीजा ये वाला भी हो रहा है ना बहुत ज्यादा एस्थेटिक्स में कि तो नाम please, डॉक्टर की तख्ती होती है, पीछे टेक्नीशियन। आप डॉक्टर, और वो ये फिर अगर डॉक्टर ये वहाँ के लोगों से बात करें या वहाँ के डॉक्टर को काउंसिल करने की कोशिश करें तो वो ये कहता है कि यार ये लोग पे नहीं करते। तो मैं कहती हूँ अगर डॉक्टर की सर्विसेज लेनी है तो पे उस लेवल का कर दें, लेकिन आपको कम से कम अपनी ज़िंदगी के साथ मजाक ना करें। यही बात है ना, अब हर जगह क्योंकि सिरिंजेस इतनी इस्तेमाल हो रही हैं और ये मुंह पे टीके लगवा लेते हैं। स्टेरिलाइजेशन का तो कॉन्सेप्ट, अच्छा ये भी बताएं, हेपेटाइटिस B, C, ये HIV ये कितना फैल रहा है? स्पेशली मैं कहूँगी कि पार्लर्स में, मैं बहुत सारी ब्राइड्स मेरे पास आती हैं। फॉर एग्जांपल अब हाइड्रा पे ही बात कर लेते हैं, बहुत कॉमन हाइड्रा फेशियल। हाइड्रा इज़ नॉट अ फेशियल बेसिकली, हाइड्रा इज़ अ स्किन ट्रीटमेंट। ये 3 चीज़ें करता है, क्लींस करता है, एक्सफोलिएट करता है, हाइड्रेट करता है, दैट इज़ हाइड्रा। और इन तीनों चीज़ों से आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाती है कि आपको कोई ब्लीच, कोई स्किन पॉलिश, किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहती, ठीक है। तो आप मतलब इस तरह की चीज़ें करें। और फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँगी क्योंकि मैं किसी को उसमें नहीं इन्वॉल्व करना चाहती, कि बहुत सारे लोग आते हैं कि हम फॉर एग्जांपल हल्की सी क्लिनजिंग करा दी उससे पहले, तो जी आप टिश्यू क्यों यूज़ कर रहे हैं, आप लोग वो स्पंचेस यूज़ करें, ठीक है, ताकि पेशेंट कंफर्टेबिलिटी मेंटेन रहे। तो मेरे लिए वो मैटर नहीं कर रहा, मेरे लिए मैटर करता है यार टिश्यू तो नया निकल रहा है ना बॉक्स के अंदर से, वही स्पंज। अब कुछ ब्यूटिशियंस ने ये किया कि स्पंचेस नए देने शुरू कर दिए। भाई हाथ नहीं धुलवाए, ग्लव्स नहीं पहनाए, वही स्पंज नए भी दे दिए, बाउल तो वही है ना, उसी में एक्नी वाला। जैसे बहुत सारी ब्राइड्स आती हैं शादी के फ़ौरन बाद, एक्नी से भरा हुआ फेस, पहले बिल्कुल क्लियर था, क्यों? वही ब्रश, वही चीज़ें उनके एक के जरासीम दूसरे को लग रहे हैं, और कोई रोकने वाला नहीं है। स्टेरिलाइजेशन का ब्यूटी, मैं ये कहती हूँ, चले क्लिनिक्स तो एक साइड पे रह गए, उन्हें भी करना चाहिए बहुत स्ट्रिक्टली, लेकिन पार्लर्स को भी ये करना चाहिए। अच्छे ब्रांडेड पार्लर सारे हेपेटाइटिस B और C आम होने की बहुत बड़ी वजह है ये। हाँ जी, सीजर अपनी
कॉम्ब अपने कंगा वगैरह जो भी हैं वो सारे खुद साथ लेके जाने चाहिए। मैं कहती हूँ स्पेशली मैनीक्योर पेडिक्योर में नेल कटर और जो नेल फाइलर और ये सारी चीज़ें जो जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं ना, वो हमारा एक पैक होना चाहिए, जब जाएँ वो साथ लेके जाएँ। तो इसी तरह किसी भी एस्थेटिक क्लिनिक पे जाएँ, पहली बात तो कि वो एस्थेटिक क्लिनिक हो, पार्लर ना हो। दूसरी बात ये है कि क्योंकि उसने खुद वो पढ़ के आया है, उसको फ़ायदे नुकसान पता है, उसने अपनी सेफ्टी को भी मद्देनज़र रखना है, जो पढ़ा लिखा बंदा है, तो डेफिनेटली आपकी सेफ्टी का भी कहीं ना पार्लर कहीं से बीमारियां कितनी फैल रही हैं ओवरऑल? अगर आपने हेपेटाइटिस सी बहुत कॉमन है, बी और सी दोनों, ये बहुत तो, कॉमन है। और ये जो दूसरा मुझे ये बताएं जो, वार्ड्स बहुत कॉमन है अच्छा वार्ड्स, मेल्स में स्पेशली, कि वही चीज़ें वही एक बंदे को होते हैं उसको, क्योंकि वो तो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है ना, वायरल वार्ड्स, वायरल वार्ड्स में इतने मेल्स के, फिर डेफिनेटली वो फीमेल को भी होते हैं, फिर बच्चों में भी हो जाते हैं, वायरस है ना, फैलता है और लोगों को नॉलेज ही नहीं है। स्किन के जो वार्ड्स आपके टैग हाँ। बन जाते हैं, ये बहुत कॉमन हो जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो मैनीक्योर और पेडिक्योर है, ऑफन मैंने देखा है नाखून अंदर से साफ करने के लिए जो नीडल यूज़ करते हैं, जी, एक ही नीडल होती है और वो इतने सारे सारे पैरों लोगों और बिल्कुल नाखूनों ऐसे पे यूज़ करते हैं, और ये हेपेटाइटिस बी और सी की बहुत बड़ी सोर्स है। बिल्कुल। तो ये कितना नुकसानदेह, और ये कराना भी चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? नवाबी तो बड़ी लगती है ना, हम लोग तो थाईलैंड में जो है वो थाई मसाज जो होते हैं, लोग उसी ख्वाबों में यहाँ मैनीक्योर पेडिक्योर करा लेती हैं लड़कियाँ, के जिससे सुकून मिलता है। अब स्पा का भी तो कॉन्सेप्ट है, वही एस्थेटिक्स में स्पा, और वहाँ से फिर मसाज पार्लर की एंट्री होती है, फिर रास्ता ही खुल जाता है रास्ता सारी खुल जाता अयाशी का। है, बिल्कुल ऐसे। तो मुझे ये बताएं कि मैनीक्योर और पेडिक्योर कितना बीमारियां फैलाने का जरिया, और ये कराना भी चाहिए कि नहीं नहीं, कराना चाहिए? कराने में कोई हर्ज नहीं है। देखें, एक तो रिलैक्स होता है, स्किन हाइड्रेट हो जाती है, डिफरेंट किस्म की चीज़ें अप्लाई की जाती है। मैं कराने को बिल्कुल नहीं कहती। स्पेशली जो फुट मसाज है ना, हमारी सारी नर्व्स की एंडिंग फुट पे है, तो आप भी मेरे से बेहतर बल्कि जानते हैं ये सारी चीज़ें, तो वो बड़ा रिलैक्सिंग फैक्टर होता है। लेकिन उसमें वही बात जो मैंने अभी पहले की है, मैं वही रिपीट करूँगी कि आप अपनी किट लैदा रखें हर बार। इवन आई प्रेफर कि आप अपना टावल भी साथ लेके जाएं। जो खातून कर रही है उसे कहें भाई ग्लव्स पहने, ठीक है, जिस टप में हो रहा है उसकी स्टेरिलाइजेशन इंश्योर करें। ये हमारी इंडिविजुअल जिम्मेदारी है। जब हम ही जाके नहीं पूछेंगे तो अगलों को क्या पड़ी है कि किया है कि नहीं किया। बाकी सफाई का तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा, और यहाँ मैं फिर कहूँगा कि मैनीक्योर पेडिक्योर करते हुए जो नीडल निकालते हैं आपके नाखूनों में मारते हैं, प्लीज़ डू इट वेरी केयरफुली, और अपनी नीडल, उसको कहें नीडल नहीं लेके आ। ये पैसे बचाने के चक्कर में आपका बेड़ा गर्क कर देते हैं, एंड यू नेवर नो व्हाट इज़ हैपनिंग टू यू। इवन डॉक्टर फन मेरे पास पेशेंट आते हैं अभी तो खैर मतलब इतने लंबे लंबे नेल्स लगे हैं यार, वो कितना कंटामिनेट कर रहे हैं, कितना उनके अंदर हाँ, ये जर्म्स है। लड़कियाँ वो इतने बालों, नाखूनों पे नाखून क्यों चढ़ा मैं देती हैं? हालांकि उनको एग्जांपल देती हूँ जहर कि लगती हैं। हॉलीवुड या बॉलीवुड की जो एक्ट्रेसेस हैं उनको देखो, किसी के भी नाखून नहीं है, तो आप लोग पता नहीं मेरी समझ से पता बाहर नहीं ही मर्द हैं। कौन से अट्रैक्ट होते हैं ऐसी जो है बिन बतौड़ियों से, जो ये इस तरह नाखून लगाती हैं। दिस इज़ वेरी बैड हैबिट। मतलब लिटरली यू यूज द वॉशरूम, द कमोड, एंड यू कैरी द या तो फिर जर्म्स, एंड ब्रश देन करें यू उसी ईट। तरह जैसे हम वॉशअप होते हैं। करें भी, आप कमोड में गई हैं, उसके बाद उसी से आप खाना खाने लग गई हैं, और उसी से आप बच्चों को फीड कर रही हैं। तो मर्द रोकें भाई अपनी औरतों को, ये इस तरह ये जो बड़े बड़े नाखून रखती हैं, या इनके अंदर गंद फंसता है, और वही गंद फिर आपके बच्चों के पेट में जाता है। यू हैव टू डू इट, एंड यू हैव टू स्टॉप देम। इन्होंने नहीं बाज आना। आजकल एक नया ट्रेंड है जो पीआरपी को रिलेट करता है, और ये नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। एक तो हाइमन प्लास्टी की जाती है, यानी विर्जिनिटी को एक हमारे जो एक कॉन्सेप्ट है कि ये अब होना नहीं चाहिए, दुनिया बहुत मॉडर्न हो चुकी है, लेकिन स्टिल हाइमन प्लास्टी की जाती है, यानी कि कंवारापन दोबारा हासिल करने के लिए व्हाट्सोएवर थिंग्स दे डू। दूसरा, ये जो रीजनरेशन है, नाजुक आज़ा की रीजनरेशन जो है, ये है क्या? और हम बोल्डली इस पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये प्रोसीजर्स आम हो रहे हैं, लोग करवा भी रहे हैं। इनके फ़ायदे कितने हैं, इनके नुकसान क्या हैं, और ये हकीकत में है क्या चीज़, ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें। इट शुड बी डन और इट शुड नॉट बी। डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल। कि बहुत सारी, जैसे एक बच्ची मेरे पास आई, मैं अपना एक वाक़या शेयर कर देती हूँ कि उसका नोज़ थोड़ा सा, मतलब जिसे हम आम पंजाबी में कहते हैं कि फीना था, तो शी वॉज गेटिंग डिवोर्स्ड। तो जब मैंने उसका नोज़ लिफ्ट किया तो उसकी नानों ने मेरे हाथ पकड़े और वो चूम चूम के रो रही थी। तो मैंने पूछा आप रो क्यों रही हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं पता, तुमने हम पे कितना बड़ा, हमारी नस्लों पे एहसान कर दिया कि हमारी बच्ची को जो तलाक हो रही थी इस नाक की वजह से। मतलब लोगों की मैंटेलिटी चेक करें। तो ये बाकी हाइमन प्लास्टी और ये सारी चीज़ें तो बहुत आगे चली जाती हैं। हमें इसको, मैं ये कहती हूँ पब्लिकली हमें थोड़ा सा वो करना चाहिए, इसकी काउंसलिंग करनी चाहिए कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, हो रहा है कर देना चाहिए। जहाँ हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भी इशू बन रहा है किसी के लिए, वरना मैं नहीं
कहूँगी वैसे कि अब तो ये पुराने दौर की बातें हाँ, हैं पुराने और दौर और की ये बातें हैं। ये तो चीज़ें अब रही भी नहीं अब आपको पता है frankly। कि ये तो बहुत सारी चीज़ या अब मैं तो बहुत लोगों को कॉमन है बताऊंगा कि ये जो हाइमन होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि ये इंटरकोर्स या सेक्स के दौरान ही जो ख़वातीन का कंवारापन है चला जाए। बाज़-औक़ात लड़की स्पोर्ट्स में बड़ी एक्टिव हो या ओवरऑल साइकिलिंग करते हैं साइकिलिंग बच्चियाँ, करती हैं ठीक है, बच्चियाँ, तो बाज़ ये औक़ात तो ये रप्चर ही नहीं होता, ठीक है, और बाज़ औक़ात ये कि बहुत ही मतलब एक जंप किया और रप्चर हो गया, बच्ची को पता ही नहीं है। हाँ, तो खुद सोचें ना, और इस बात पे कत्ल हो जाते हैं, इज़्ज़तों पर कत्ल हो जाते हैं कि जनाब इसके तो जो है वो पहली रात खून ही नहीं था। तो ये अब समझ लें कि इसका स्पोर्ट्स से भी ताल्लुक़ है, इसका साइकिलिंग से भी ताल्लुक़ है, और कुछ ख़वातीन का नॉर्मली भी ये हाँ, नहीं बिल्कुल होता, ऐसे। हाइमन नहीं होता। अच्छा, ये बताएं कि वेजिनल रीजनरेशन क्या है? और ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए ख़वातीन दोबारा वो सख्ती अटेन करने की कोशिश करती हैं जो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने के बाद, स्पेशली अगर वो नॉर्मल डिलीवरी हो, तो ये कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, और ये क्या चीज़ है और ये कितनी आम है और ये करवा रहे हैं लोग? डॉक्टर इरफान, इसमें ना हम वी आर टॉकिंग अबाउट एस्थेटिक गायनोकोलॉजी बेसिकली। ये गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर्स हैं और ये बहुत ही अब फास्ट हो गए हैं, या ये कह सकती हूँ एडवांस हो गए हैं, तो करा लेने चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि बजाय इसके कि आपका मैयाँ उठ के बाहर जाए, तो आप अपने आप को मेंटेन कर लें। और बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं, हाइफो आ गया, लेज़र्स आ गई हैं, पहले PRGF होती थी, अब तो बहुत एडवांस आ गई हैं चीज़ें, और बहुत शॉर्ट टाइम में आप बहुत अच्छा गेन कर लेते हो, और ये बहुत बड़ी फील्ड है। बहुत बड़ी फील्ड है। अच्छा, ये सिर्फ गायनी वालों को करनी चाहिए या ये एस्थेटिक एस्थेटिक फिजिशियन फिजिशियन कर की डोमेन? सकते हैं, बेसिकली एस्थेटिक फिजिशियन दोनों मिल के कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। अच्छा, इससे नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो है यू कैन गेट ऑल दैट बैक, यस, वो सब वापस हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल ऐसे अब ही। मुझे ये बताएं, गायनी में स्पेशली एस्थेटिक्स में और क्या क्या आ गया, ताकि लोगों को पता लगे कि ये प्रोसीजर्स भी अब गायनी को डील करती है इन एस्थेटिक्स। इसमें ये बहुत लंबी चौड़ी फील्ड है। इसमें मतलब हम जो हमारे ये इसमें बूटॉक्स भी आता है, फिलर्स भी आते हैं, PRGF भी लगती है, होती है, मतलब ठीक है। और जैसे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन पे हम सोच रहे थे कि बात करें, तो उसमें भी मतलब आप फिलर्स करा लें, सबसे सेफ साइड है, PRGF करा लें, थ्रेड्स करा लें, लिफ्टिंग हो जाती है। बहुत सारी, बहुत लंबी फील्ड है, इसके लिए तो हमें एक अलहदा से वो करना चाहिए। सही। अब आते हैं हम एक इसी से रिलेटेड एक टॉपिक पे कि बाज़-औक़ात अब ये ऑपरेशंस बड़े आम हो गए हैं कि फ़ैट कुछ जो ख़वातीन होती हैं उनको नेचुरली नस्वानी हुस्न नहीं होता, एंड इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। हम ओपन ये बातें मीडिया पे 2 डॉक्टर बैठे इसलिए कर रहे हैं, ये घर घर के टॉपिक्स हैं, पर नो बॉडी स्पीक्स अबाउट इट, और जो गाइड करते हैं वो वही हैं, आमिल बाबा दरवेशी। मुझे ये बताएं कि ये जो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन है, यानी कि नस्वानी हुस्न को सर्जिकली अटेन करना, ये कितना सेफ प्रोसीजर है, और ये प्लास्टिक सर्जन्स की डोमेन ही है, ये करवाना चाहिए, नहीं करवाना अगर चाहिए? कोई बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लुक की तरफ जाता है, जैसे मॉडल्स हैं, उनकी ज़रूरत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो ये बेसिकली प्लास्टिक सर्जन को ही करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर OT होना चाहिए, प्रॉपर एनेस्थीसिस्ट होगा, सारी चीज़ें, ये उसका काम है। बिला वजह मैं कहूँ कि हर जगह एस्थेटिक फिजिशियन ही घुसे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। बाकी रह गए फिलर्स, वो एस्थेटिक फिजिशियन करती है या करते हैं, जो भी कह लें। फैट ग्राफ्टिंग, फिलर्स ब्रेस्ट में भी फैट ग्राफ्टिंग होती है? बिल्कुल, ठीक फिलर है। भी होते हैं और फैट ग्राफ्टिंग भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं, तो दोनों के रिजल्ट्स अच्छे हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। अच्छा, ये बताएं कि ये जो नस्वानी हुस्न की सर्जरी पर हम बात कर रहे हैं, इसमें जो सिलिकॉन इम्प्लांट्स डलते हैं, जी, ये सेफ हैं जो ख़वातीन डलवा लेती जो हैं? अभी रीसेंट रिसर्च मैंने पढ़ी है उसमें तो ये सबसे ज़्यादा कैंसर कॉजिंग है, इसलिए अच्छा, मैं इसको हमेशा कहती हूँ ये कि यार इम्प्लांट्स नहीं ना डलवाने करवाएं। चाहिए। बेहतर है सही। कि हम इसे बहुत सारी और चीज़ें, जैसे फिलर्स हैं, बॉडी फिलर्स लगते हैं, ठीक है, विद PRGF लगवा लें, उसमें थ्रेड्स डलवा लें, यानी कोलेजन प्रोडक्शन करनी है, नहीं तो आप फैट ग्राफ्टिंग करा लें, सेफ साइड वही पे प्लास्टिक चले सर्जन जो जाएं। हाँ, करेगा। प्लास्टिक बेसिकली आपके कूलों पर अगर फैट ज़्यादा है तो वो आपके छाती में, ब्रेस्ट में डाल देगा, तो ब्रेस्ट बेली पे बेली फैट भी यूज़ हो हाँ, सकता पेट की चर्बी, ये तो बड़ा कमाल हो जाएगा कि पेट से चर्बी निकाल के वो छाती में डाल दे एंड यू आर ऑल वेल। तो मुझे ये बताएं कि हाउ सेफ दीज प्रोसीजर्स आर? है। ये सेफ है, इसका कोई ऐसा फैट ग्राफ्टिंग, अच्छा, छाती पर बोटॉक्स या फिलर्स लगाना? बुटॉक्स नहीं, फिलर्स बोटॉक्स नहीं लगाएंगे, फिलर्स लगाएंगे। फिलर्स कितने सेफ? फिलर सेफ है, हाइलोनिक एसिड है बेसिकली, सही। आपका मेन इंग्रेडिएंट है बॉडी का, कोई ऐसा उसमें रॉकेट साइंस तो नहीं है। साथ सही। PRGF के साथ ऐड करके लगाएं तो रिजल्ट्स और अच्छे आ जाते हैं। तो ये आपका मतलब रिस्टोर कर देगा। और अच्छा, ये जो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन या नस्वानी हुस्न के लिए जो मिलती हैं क्रीम्स और लोशंस, ये कितने इफेक्टिव हैं? मलती रहती हैं। आई डोंट थिंक सो, दे आर नॉट इफेक्टिव? मुझे तो नहीं लगता। ये तो आप बहुत बड़ी मार्केट को किल कर दें।
मुझे कभी, क्योंकि मैं क्रीम्स और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा एडवाइस ही नहीं करती, अच्छा, तो मैं तो प्रोसीजर्स वाला बंदा हूँ, तो इसलिए मैं इसकी बात कर रही हूँ। और मुझे अभी तक लेकिन कभी ये पड़ी कहीं होती हैं दुकानों पे, कहीं हमने आज बड़ी तक दफ़ा किसी देखी। आप रिव्यूज लेके देखें ना, रिव्यू मिला है कभी? कभी भी नहीं मिलता। कौन दसे कि हुण मैं घर भी जाना होता रिव्यू कैसे लें, मुझे बताएं। हम मतलब जा जाके पब्लिकली उनसे आप ये पूछें कि देखें बाजी ये कि लगाया था, फिर क्या फ़र्क पड़ा। कोई नहीं, क्योंकि पेशेंट आते हैं बताते हैं ना कि क्रीम फलानी लगाई थी, फलानी लगाई थी, कुछ भी नहीं हुआ, तो इसलिए आप ही थोड़ा बता सा सकती हैं हमें हाँ, कि भाई नहीं इनसे कोई फ़र्क मुझे तो पड़ा कि कभी नहीं। नहीं लगा, कोई पेशेंट का पॉजिटिव वो नहीं आया। मुझे ये बताएं डॉक्टर सादिया, पेट पर चर्बी आ जाना इज़ एन अजाब, और फिर ये जाती नहीं है, और बेली फैट बहुत कॉमन है, सेंट्रल ओबेसिटी बहुत कॉमन है, वेस्ट बड़ा मसला है बच्चे पैदा करने का, ख़वातीन और मर्द अमूमी तौर पर बहुत बड़ी वजह है, कॉर्टिसोल, स्ट्रेस, पेट बाहर आ जाता है। क्या क्या ऑप्शंस हैं, या सीधा लाइपोसक्शन कराएं? नहीं, बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले तो अपना वेट मेंटेन करें, एक्सरसाइज करें खुदा के लिए। एक तो ये जो हमने मेड्स घर में रख ली हैं, हेल्पर्स रख ली हैं ना, पहले ख़वातीन जो हैं वो सारा दिन घर में काम करती थी, तो वो जो एनर्जी कंज्यूम हो रहा होता था ना सारी चीज़ें, तो वेट गेन नहीं होता था। अब तो हर काम हमने पानी भी हिल के नहीं पीना, तो ये हमें थोड़ा सा अपनी लाइफ को मॉडिफाई करना है। अगर चलें ये भी हम नहीं कर सकते जी, हम स्टेटस है हमारा ये वो, तो जिम तो ज़रूर करें ना। सबसे पहले तो फिज़िकली एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। फिज़िकली एक्टिविटी के साथ आप बहुत सारी अब नई चीज़ें मार्केट में आ गई हैं, ठीक है। अगर आप ऑन द स्पॉट कराना चाहते हैं तो गो फॉर क्रायोलाइपोलाइसिस, फैट फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं, वो है। और लोकल फैट डिजॉल्वर इंजेक्शंस आ गए हैं, दे आर वेरी सेफ। और लाइपोलिटिक हाँ, इंजेक्शन? लाइपोलिटिक इंजेक्शंस आ गए हैं। और अब जैसे कि डायबिटीज़ के लिए पहले तो आई थी ओज़ेम्पिक और सिक्सेंडा, आजकल बहुत कॉमन है मार्केट में, इसके इनके रिजल्ट्स रिजल्ट्स बड़े बहुत प्रॉमिसिंग बहुत हैं, अच्छे ये हैं। मैंने खुद भी ट्राई हाँ, किया। और ये ओज़ेम्पिक के FDA रिजल्ट्स स्पेशली जो सिक्सेंडा है ये तो FDA FDA अप्रूव्ड अप्रूव्ड है, है, लेकिन डेली लगानी डेली। पड़ती है। हाँ, अच्छा, आज मैं आपको एक रीज़न बता दूं, ये लोग पढ़ लें और समझ लें, इस पे मैंने बड़ी रिसर्च की है। ओज़ेम्पिक लगती है वीकली, और जो दूसरी है सिक्सेंडा लगती डेली। डेली। वो FDA अप्रूव है। ओज़ेम्पिक ऑफ FDA अप्रूव्ड इसलिए नहीं हुई क्योंकि कॉस्ट जो यूरोप में थी, अगर FDA इसको प्रूव कर देती तो इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर देना था, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आगे चली जानी थी। अदरवाइज़ इसको यूज़ करने में कोई हर्ज वैसे नहीं है, और क्योंकि इनकी जो टेक्निकली अंदर फार्मूले हैं उनमें भी कोई ग्रॉस फ़र्क नहीं है, और इसी से मिलती जुलती एक प्रोडक्ट, बिल्कुल मिलती जुलती, FDA ने प्रूव भी की हुई है, तो इसलिए, और अमेरिका में भी यूज़ होती है। तो ये चीज़ तो आप क्लियर कर लें, तो यू कैन यूज़ ओज़ेम्पिक, लेकिन अगेन इट विल वर्क विद डाइट एंड एक्सरसाइज। अगर ये नहीं आप सोचना चरते कि जाएंगे टीका लगा के तो फिर ये, और घर में बैठे रहेंगे टांग पे टांग रख के, तब भी नहीं होना। एटलीस्ट 45 मिनट्स अ डे बंदे को वॉक करनी चाहिए। अच्छा ये बताएं, जो पेट पर चर्बी कम करने वाली हम अक्सर देखते हैं, जो बेल्टें पहन लेते हैं लोग और वो हिलती रहती हैं और जी पेट पे से चर्बी जा रही है, ये पेट पे चर्बी कम करने मुझे के लिए इसका क्या? कोई एक्सपीरियंस नहीं ऑनेस्टली। लेकिन वो देखी तो है ना, कोई इफेक्टिवनेस इसकी है क्या, कुछ देखी है कहीं? मेरे पास कोई इसका रिव्यू नहीं है, ऑनेस्ट ओपिनियन दे रही हूँ। कोई रिव्यू नहीं आया। अच्छा ये बताएं, जो हमल के बाद औरतों का पेट लटक जाता है और मैसिवली लटक जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। टमी टक और लाइपोसक्शन पे वो जाएं ना जाएं, क्या सोल्यूशन है? सबसे पहले तो वो यही वही बात फिर आ जाएगी कि अपनी ना फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रखें। एक तो हमारे यहाँ जो हमारी जो स्पेशली देहात की ख़वातीन है ना, और आधी पहले प्रेगनेंसी में ये होता है कि आधी चीज़ें माएँ बंद कर देती है, आधी सास बंद कर देती है। पहले भूखी मरी होती है, जैसे ही बच्चा डिलीवर करता है फिर घी और मतलब ऑयल उसको खिला खिला के वो सारा ऑयल डिपॉजिट कर देती हैं। फिर जी एक कॉन्सेप्ट है कि जी मैंने तो अभी डिलीवरी कराई है और मैंने तो अभी हिलना ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ेंगी। हमें एक्सरसाइज फ्रॉम, मतलब जितना आप चलोगे, वॉक करोगे, ब्लड सर्कुलेशन उतनी अच्छी होती है, तो आपकी हीलिंग भी उतनी अच्छी होती है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें, जब हम एक्सरसाइज साथ मेंटेन रखें, ठीक है, वो एक्सरसाइज करें और खुद ही ना खाएं, मैं ये कहूँगी कि चरना बंद करें, तो डेफिनेटली एक बैलेंस डाइट लें, तो यू विल बी फाइन। और बच्चे की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है चीज़। मैं फिर आऊँगा, हमल और बच्चों के बाद ख़वातीन लटका पेट कैसे सही कर सकती हैं? एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा नहीं हुआ, आगे एक्सरसाइज, उसके खाना बाद भी रोक लिया, नहीं हुआ, आगे? उसके बाद आ जाएं करायो पे, मैं ये कहूँगी, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अच्छा क्रायो के, हाँ, करायो पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके बाद लाइपोलिटिक इंजेक्शन। क्रायो क्या है? क्रायोलाइपोलाइसिस, इसमें हम फैट फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। लाइक पहले कैविटेशन करके फ़ैट ब्रेक डाउन कर देते हैं, फिर RF की जाती है जिससे स्किन टाइटन हो जाती है, और फिर कप्स लगाए जाते हैं जो -डिग्री पे जाके जो फैट ब्रेक डाउन हुई है उसको डेड कर देता है। तो वो थ्रू डिफरेंट हम कह लें कि वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है डिफरेंट चैनल्स के थ्रू। अच्छा क्रायो से नहीं हुआ, लाइपोलिटिक से भी फिर नहीं हम हुआ, जाएंगे उसकी तरफ, लाइपोसक्शन लाइपोसक्शन की तरफ।
और लाइपोसक्शन आ जाएगी और फिर टमी टक। लाइपोसक्शन के बाद तो टमी टक मोस्टली पेशेंट्स में होता है और होना चाहिए जब और आप टमी टक करते क्या है? टमी टक स्किन को काट के दोबारा क्या लाइपोसक्शन, बड़ा ओपन क्वेश्चन है और बड़ा बोल्ड क्वेश्चन करने लगा हूँ, लाइपोसक्शन टेक्निकली किसको करनी चाहिए? प्लास्टिक सर्जन को, एस्थेटिक फिजिशियन को नहीं करनी? देखिए उसके लिए भी मेरी बात वहीं आ जाती है कि प्रॉपर ओटी होना जरूरी है, थिएटर हो और दूसरा एनेस्थीसिस्ट हो। लाहौर में 3-4 टेक्नीशियन कर रहे हैं लाइपोसक्शन। लाहौर में 3-4 क्लिनिक सील भी हुए थे ना रिसेंटली, तो क्योंकि वो एक्सपायरी हो गई थी तीनों क्लिनिक। मर गया? हाँ जी, पेट की चर्बी निकालते बंदा मर गया थी। बड़ा हाईलाइट हुआ था लास्ट ईयर ये केस सोशल मीडिया पे, क्योंकि एनेस्थीसिया की मिकदार अप डाउन होती है, डेफिनेटली फैट निकल रहा होता है, हाइपोग्लाइसेमिक शॉक भी होती है, चीज़ें डिफरेंट तरह मैटर कर रही होती है। तो मैं कभी नहीं रिकमेंड करती ना करें। आप सिंपली खुद खड़े होकर क्लिनिक पे स्टार्ट कर दो, या तो आपके पास प्रॉपर एक ओटी होना, थिएटर होना। जब थिएटर का मतलब है कि आपके पास सारी टेक्नीशियन कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो, आई विल नॉट प्रेफर। सही, मतलब आप वो चीज़ चुने ना कि जो मैं किसी से करवाऊँ, मतलब मुझे अगर कराना है तो मैं क्या चूज़ करूँगी। तो आपको भी मैं ये पब्लिकली कहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ मजाक ना करें, ज़िंदगी है तो सब कुछ है। लेकिन लोग करते हैं ना, लोग अच्छा कम क्योंकि बंदा नहीं मरता, पिछले सारे मर जाते हैं। एक बंदे जाने का मकसद नहीं होता कि ये एक्सपायरी होगी, नहीं, उसके गिर्द एक पूरा सर्कल है, धर्म भरम हो जाती है उनकी ज़िंदगियाँ। तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए। डॉक्टर सादिया, ये बताएं कि आँखों के गिर्द हल्के, लड़के और लड़कियों का बड़ा मसला है, मेरा भी बड़ा मसला रहा है, ठीक है, और मेरा मसला है नींद पूरी ना करना, मरीज़ों में रहना, मीडिया वर्क, इतने सारे हॉस्पिटल्स के साथ काम और ये सब कुछ। आँखों के गिर्द हल्के गायब करने के अल्टरनेटिव तरीके क्या हैं और किस तरह आँखों के गिर्द हल्कों को हम कम कर सकते हैं? सबसे पहले तो हाइड्रेशन आ जाती है, हाइड्रेट करें अपने आप को, नींद एट एवरी कॉस्ट। मेरी बात वही है कि लाइफस्टाइल मेंटेन करें, नींद अच्छी लें, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हेल्पफुल हैं। उसके बाद हम इंस्टेंट चीज़ों पे आ जाते हैं। फिलर्स ऑन द स्पॉट आपके डार्क सर्कल्स ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। फिलर्स आर मेड ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। अच्छा, दूसरी बात, इसके साथ कम्बिनेशन में अब तो थ्रेड्स भी आ गए हैं, थ्रेड से भी ख़त्म हो जाता है और उसके इफ़ेक्ट्स मुझे फिलर की निस्बत भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि कोलेजन प्रोडक्शन प्रॉपर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर मेरे, जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ सिलास लेज़र, ठीक है, मैं कंपनी की एडवर्टाइज नहीं कर रही, लेकिन उसके रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे मिले। सिर्फ अंडर आई नहीं, अपर आई जो हमारा ये ड्रोपी हो जाती हैं आईलेट्स, ये बहुत अच्छा कोलेजन प्रोडक्शन करती है वो भी, तो उससे दोनों चीज़ों से मिल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील नाउ डेज। अच्छा, ऑनलाइन फ्रीलांसर्स का मैं बार बार क्वेश्चन इसलिए करता हूँ कि मुझे उनसे प्यार बहुत है। वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं, बिजनेस लेकर आए हैं, इकॉनमी को सपोर्ट किया, और मियाँ बीवी बेचारे दोनों ही लगे होते हैं। और जैसे मुझे ओवरसीज से प्यार है वैसे ही मुझे फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन इंडस्ट्री से प्यार है। ऑनलाइन काम करना, स्ट्रेस, फिर जंक, नींद की कमी, हाउ इट ऑल कंट्रीब्यूट्स तो आँखों के नीचे हल्के, और फिर क्या क्या सोल्यूशन है? ये मैंने आपको सारे सॉल्यूशंस बताए हैं ना कि एक तो हमें, अच्छा, ये कंट्रीब्यूट करते हैं ऑनलाइन काम, कंप्यूटर के आगे बैठे रहना, बिल्कुल, ये स्क्रीन डैमेज करती है, आपकी स्किन को ओवरऑल डैमेज करती है। रेजिस है ना, इसमें बहुत सारी वीडियोस आजकल बहुत अच्छी क्वालिटी की वायरल हुई हुई हैं कि एक बंदे ने प्रॉपर लगा के देखा कि कितनी रेज होती है, कितनी हीट प्रोडक्शन होती है जब हम मोबाइल कान को लगाते हैं। तो हम लैपटॉप जब सामने रख के बैठते हैं, इवन कुछ कंट्रीज़ ने एक शीट इंट्रोड्यूस करा दिया कि जब आप लैपटॉप या इस मोबाइल यूज़ करें तो वो शीट पे बैठे तो वो इसकी रेडिएशंस को कम कर देती है। बच्चों का स्क्रीन, मोबाइल से बाज नहीं आते बच्चे, ठीक है ना, माएँ वो तो पता नहीं क्या आफत है आजकल। 6 महीने का बच्चा भी फ़ोन पे चुप होता है, ठीक है, वो तो चर्च दे रही हैं सीधी, मैं ये चर्च दे रही हैं। बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे कम करें, कितना नुकसानदेह है? डोरेमोन जैसा डकी भाई भी मुझे ये बताएं कि हाउ वी कुड कंट्रोल दिस एस्ट्रोलॉजी भी, मोटू पतलू स्टोरीज भी, हाउ कुड वी कंट्रोल दिस स्क्रीन टाइम? एक तो उसमें मैं ना बहुत वो चली जाऊंगी आउट ऑफ द क्वेश्चन, कह लें कि हम ना फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम को हमने छोड़ दिया है, ठीक है। हम अकेले रहना प्रेफर करते हैं, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। उसमें क्या होता है, आजकल का जो दौर है, माँ भी, मेड वही बात है, मेड काम कर रही है, माँ फ़ोन पे लगी हुई है और बच्चा अलहदा से फ़ोन पे लगा, यानी कोई भी अपनी लाइफ डिस्टर्ब करना तो नानी नहीं। दादी टिकटॉक पे लगी हुई है, नानी दादी भी आजकल टिकटॉक पे लगी हुई है। लेकिन जब हम, पहले मैं ये कहती हूँ कि जो बच्चों को, ये आपने, ये माँ ने तरबियत करनी, बच्चे कोई पैदा होते उन्हें कोई वहाँ पे कोई सीख के नहीं आए होते कि आते ही फ़ोन देखें, ये आपने आदत डेवलप करनी है, ना करें। आप अपना बॉन्ड उसके साथ स्ट्रांग रखें और फिजिकल एक्टिविटीज नहीं रुकते फ़ोन से। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत और तरह का। चमाटे रखें, क्या करें? नहीं, आप आदत ही ना डालें। अच्छा, एडिक्शन है ना, आप खुद देखें, फोन भाई एडिक्शन आपने खुद है। भी तो यूज़ करना है, बच्चा फिर माँ खुद भी यूज़ ना करे।
तो उस टाइम यूज़ ना करें जब उसको आपकी ज़रूरत है। बच्चे ਇੱਥੇ इतना ਇੱਕ तो ਬੱਚਾ सोते ਇੱਥੇ हैं। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਤੇ किस टाइम फ़ोन यूज़ करे, बाथरूम नहीं जाने देते वो, बाहर बैं 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 शुरू हुए होते हैं, वो फ़ोन का भी यूज़ करे। ये भी पाकिस्तानी बच्चे हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तानी बच्चे और स्प्रिंग में 19-20 का ही फ़र्क होता है। स्प्रिंग फिर सुकून कर जाता है, पाकिस्तानी बच्चा सुकून नहीं करता। तो मुझे ये बताएं कि उसमें यही बात है ना कि मैं अपना ज़ाती वो एक्सपीरियंस सुकून बाथरूम नहीं जाने देता माँ को। कि हम बच्चे की बात नहीं सुनते। बहुत सारी माएँ आप देखें कि बच्चे आ रहे होते हैं, वो अपनी बात, जैसे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, अगर मेरी बच्ची आ गई है तो मैं उसे इग्नोर करके आपको प्रेफर करूँगी। बात भी तो टाइम ही होती है। उसने आके कोई इलामा इकबाल का फलसफा तो नहीं बयान करना होता, लेकिन उन्हें टाइम देना है। उससे उस टाइम आप टाइम दें। मैंने पर्सनली इसको एक्सपीरियंस किया कि वो जो टाइम उस टाइम उस बच्चे की बात सुने ना, उसे काम डाउन कर देता है, वो सुकून में आ जाता है, वो पावे चिड़चिड़ आके चगल वट्टे। हाँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। आप एक्सपीरियंस करें, आपको बच्चों का बॉन्ड जब आपसे स्ट्रांग होगा ना, चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ होंगी। हाँ, लेकिन बच्चे बाज़ औक़ात बड़ी सियानी बात कर जाते हैं। हाँ, आई एग्री। जैसे लिटरली मैं हैरान हूँ कि फिर वो पांचों बहनें मेरे खत्ते पड़ जाती हैं। इन्होंने सोसाइटी को बर्बाद करने में बड़ा अहम कलीदी किरदार अदा किया है इन सिस्ट्रोलॉजी वालों ने। तो मुझे छोटी सी 2-3 बच्चियाँ आके मिली, तो मुझे कहती कि ये वही वाले अंकल हैं ना जो उन सिस्ट्रोलॉजी वालियों के बड़े ख़िलाफ़ हैं। मैंने कहा इधर आ जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम उनको देख रही हो? तो वो आगे से मुझे कहती है हम आपको भी तो देख रही हैं। तो मैंने कहा तुम, अब आई वॉज एस्टिमेटिंग एट देयर एजेस वर 8, 9, 10, 11। तो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि माशरे में अगर टिकटॉक में जो हमारे गंद फैल गया है, ऑल दीज करेक्टर्स, दीज कार्टून्स, ये जिस लेवल पर गंद फैला रहे हैं, कभी मादियत को लेकर, द सो कॉल्ड यली हैदराबादीज एंड ऑल दैट, इससे हमारी जो 8-9 साल से 18 साल की जनरेशन तबाह हो रही है, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? और इनको खुला लाइसेंस है, अपनी बीवियों को रुलाते हैं, 1 2 3 पिल क्या हरकतें करता है अपनी, मतलब वो बेगम, मतलब लिटरली ये सॉफ्ट पॉर्न है। बस वो पॉर्न नहीं बनाते, बाकी वो सब करते हैं। डॉक्टर फ़ान, इसमें मैं लिटरली वही बात करूँगी कि हम ना नाम के मुसलमान रह गए। फॉर एग्जांपल इसमें चाइना की बहुत अच्छी एग्जांपल मैं दूंगी कि वहाँ ये चीज़ें बैन हैं, तो वो हमसे कितना आगे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी में, चीज़ों में। उन्हें बचपन, जैसे आप जापान के बच्चे देख लें या कोरिया में स्टडी देखें, वो बचपन में बच्चे को सिखाना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि वो मोबाइल दें या सोशल मीडिया हमारी अथॉरिटीज़ को भी चाहिए थोड़ा सा कंट्रोल करें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ भी ट्विटर वीडियो बैन हो सकता है, तो ये कुछ कार्टून भी है भी वो बैन चल हो रहा है, क्यों? और देखना चाहिए, मदर्स को भी चाहिए, फादर्स को भी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम देखें। अगर बच्चे को फ़ोन दे दिया ना, ठीक है, कभी देना भी पड़ जाता है, तो उसमें ये देखें कि हिस्ट्री में उसने क्या देखा है, ठीक है, हिस्ट्री चेक करनी चाहिए। डॉक्टर सादिया, मैंने 4th 5वीं क्लास के बच्चों को व्हाट्सएप पे एक दूसरे को पॉर्न वीडियोस भेजते खुद देखे। डॉक्टर अफान, मेरी बेटी जो है वो अभी 7 ईयर्स 8th बर्थडे है उसका, तो उसको मतलब स्कूल में बच्चियां कह रही हैं कि तुम ट्राउज़र जो है बिल्कुल पाँव तक पहन के आओ और नीचे से सॉक्स पहन के आओ। क्यों? क्योंकि तुम बहुत हेरी हो। हालांकि वो नहीं है, मतलब नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं। तो ये बच्चों का एक, मैं आई वॉज शॉक्ड कि मैंने कहा कि तुम ये क्यों नहीं पहन रही, जैसे फेरी टाइप फ्रॉक थी तो क्यों नहीं पहन रही? कहती कि मामा क्लास की बच्चियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। हमारी सोसाइटी जा किस तरफ रही है, हम क्या कर रहे हैं अपनी अगली जनरेशन के साथ? ये हमारा फ्यूचर है, और फिर हम अभी उनको मोबाइल दे के रख रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, कल को बुढ़ापे में हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमें, और तो कुछ नहीं चाहिए ना, दवाई ला देंगे, डॉक्टर पे टाइम पे ले जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि आपने अपना बॉन्ड ही वीक कर लिया उनके साथ, आपके पास वक्त ही नहीं है उनको देने के लिए। तो अपना बॉन्ड स्ट्रांग रखें। बच्चे की आप फजूल से फजूल बात भी सुनेंगे ना, तो मैं कहती हूँ कि वो बस वो कहीं नहीं जाएगा, आपका इशारा उसके लिए काफ़ी होता है। तो मारना शारना तो बहुत दूर की बात है, लगानी भी पड़ती है। हम देसी माया, सीधी सी बात करो, जितना मर्जी मॉडर्नाइज हो जाए कि हमारी सोसाइटी है, लेकिन बाज भी नहीं आते। आप ये देखें ना, मैचेस जैसे होते हैं हमेशा तब होते हैं जब एग्ज़ाम हो रहे होते हैं। यहाँ पे बच्चे, मतलब ये पढ़ी लिखी साजिश आती है, मैं यही कहूँगी, कहीं और से आती है कि डिस्पर्स करें बच्चों को। अगली जनरेशन हमारी, कितने हमने ब्रेन पैदा किए हैं, कितने लोगों की हम जज ही नहीं कर पाते कि यार ये बच्चा क्या बनेगा। पहली बात है हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम पैदा होता है, हम डिसाइड कर लेते हैं बीइंग अ पेरेंट्स कि इसने क्या बनना है, यार उसको बनने दो, उसे डिसाइड करने दो। लेकिन उसको फिर एनवायरनमेंट और वो सारी चीज़ें भी उस लेवल की मिलनी चाहिए जहाँ वो सही अपने आप को जज कर सके कि वो क्या बनना चाहता है। और उसके रोल मॉडल्स जो है ना, उसके पेरेंट्स होने चाहिए, या उसके दादा दादी या नाना नानी, कोई एक। स्पेशली तो मैं माँ बाप की बात करूँगी, वो रोल मॉडल होना चाहिए।
फिर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी उतार रहे हैं। नहीं तो अगर वो किसी कार्टून को या किसी कोई मतलब सोल्यूशन है? पेरेंट्स कैसे मोबाइल लें बच्चों से? मैं कहती हूँ टाइम दें और फिजिकल एक्टिविटीज़, जैसे हमारे दो हाँ, स्पोर्ट्स। हम भी तो पले बड़े हैं ना, हमारे दौर में मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। एक आखिरी स्टैटिक्स का सवाल है, मुझे बताएं लेज़र हेयर रिमूवल करानी चाहिए, कितनी इफेक्टिव है? बिल्कुल करानी चाहिए। बहुत सारी मिथ्स हैं इसके बारे में, ठीक है। मैं ये बात कहती हूँ कि हमारे यहाँ वही आप वाली बात है कि रिसर्च जितनी है वो सारी उसने यहूदियों ने और अंग्रेज़ों ने करनी है। हमारे यहाँ वही प्रोफेसर्स हैं कि महबूब कदमों में कैसे आएगा, 7 दिन में आता वो भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इतनी बातें मुझे सुनने को मिलती हैं कि जी और ग्रोथ आ गई, ये हो गया, वो हो गया। एक तो लेज़र के लिए पेशेंट आता है, पहले तो उसकी रूल आउट करें ना कि उसके बाल अगर हेरी है वो बहुत ज़्यादा तो क्यों है, कहीं PCOS तो नहीं है, कहीं थायराइड डिसफंक्शन तो नहीं है। थोड़ा सा होमवर्क कर लें, उसको साथ लेके चलें, ठीक है। उसके बाद आप लेज़र्स मतलब फॉर एग्जांपल किसी ट्रेनिंग में चले जाओ, जी लेज़र कराना है मतलब पढ़ाना है, तो लोग सुनना पसंद नहीं करते, लोग पढ़ना पसंद नहीं करते। क्यों? ये इसका क्या पढ़ना है? ये इट्सेल्फ बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। इसमें हर पर्सन की हर रंगत पे इंटेंसिटी हर लेंस की डिफ़र कर रही होती है, और ये हम सिखाते ही नहीं हैं। अगर हम सिखाने की कोशिश करें तो लोग सीखना नहीं चाहते। फिर क्या होता है, आपकी स्किन किसी और टोन की है, मैं एनर्जी किसी और टोन की सेट कर देती हूँ, तो हेयर ग्रोथ ज़्यादा होगी, कम तो नहीं हो सकती, या हम स्किन बंद करके खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने साथ लेके चलनी है, और ये बहुत इफेक्टिव है। और मैं स्पेशली माओं को ये कहती हूँ, आजकल के जैसे मैंने अपनी बेटी की मिसाल दी कि एज अर्ली एज पॉसिबल, मतलब आफ्टर 13 यू शुड हैव लेजर्स फॉर स्पेशली फॉर बेबी गर्ल्स, क्योंकि उसमें ये होता है कि फॉलिकल वीक होता है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाते हैं बजाय इसके। और दूसरी बात, कुछ खवातीन वेट करती रहती हैं, वैक्सिंग कराती रहती हैं, वैक्स, थ्रेड या प्लग, जितने प्रोसीजर्स हैं ना जिसमें बाल यूं करके निकलना है, वो क्या करता है, जब बाल यूं करके निकलता है तो फॉलिकल में वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन से क्या होता है, उसको ब्लड सप्लाई तेज़ हो जाती है। एक तो स्किन की इलास्टिसिटी बहुत मैटर कर रही होती है, ये नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा मना करती हूँ ये चीज़ें ना करें। तो एट द एंड फिर वाइट हेयर्स आ जाते हैं, फिर उसके लिए अलहदा से इलेक्ट्रोलिसिस है, तो उसे बेहतर नहीं टाइमली लेज़र कराओ, जान छुड़ा लो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिया, मारूफ एस्थेटिक फिजिशियन हमारे साथ थी, एंड हेयर एंड्स आवर पॉडकास्ट। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।